हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है आपका चैप्टर 9 का द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा थर्ड वीडियो आज ही चैप्टर से रिलेटेड है। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी कि जन राष्ट्रवाद का उदय। ये किस तरह से जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत के अंदर, किस तरह से लोगों ने जो है हम ये कहें कि नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। हम कहें कि 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, involving peasants, terribles, students and women in a large number and occasionally factory workers as well। ये हम कहें किसान हैं, आदिवासी हैं, विद्यार्थी हैं और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। और हम कहें कि कई बार जो औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। Certain business groups to begin to actively support the Congress in 1920s. Why was this so? 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने में लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? The First World War altered the economic and political situation in India। कि हम कहें कि पहले विश्व युद्ध के ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India। कि इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। फिर हम कहें कि द गवर्नमेंट इन द टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। कि इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था, यानी जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया था। Increased military expenditures and the demands for war supplies led to a sharp rise in the price, which created great difficulties for the common people। कि सैनिक व्यय के इजाफे तथा हम कहें कि युद्ध आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। फिर हम कहें कि ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रिप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। कि दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। As you have seen chapter 7, the war created a demand for industrial goods, jute bags, cloth, rails, and caused a decline of import from other countries into India। कि हम कहें कि जैसा कि आपने चैप्टर 7 में देखा कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे हैं, कपड़े हैं, पटरियां हैं की मांग जो है वो बढ़ा दी। और हम कहें कि अन्य जो है Indian industrial expanded during the war and Indian business groups began to demand great opportunity for development। कि अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में भी कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का काफ़ी विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह के विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगी, यानी इनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलने लगी। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए भी विवश कर दिया। विलेजेस वर persuaded टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन अलाइन कॉज। कि एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए भी दबाव डाले जाने लगा कि लोग जो थे गांव के उनको सेना में भर्ती कर लिया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे क्योंकि उनको ये चीज़ समझ आ गई कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही थी। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे थे, यानी जो कर्नल रूल था उसके अपोजिशन में चले गए।
Furthermore, in 1970s, there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggle and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian नेशनलिस्ट। इसके अलावा हम कहें कि 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे हम कहें कि भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा जो है वो मिलना शुरू हो गई। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी का जो आगमन है वो भारत में किस तरह से हुआ। तो इट इज़ इन दीज सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी एमर्ज्ड एज अ मास लीडर, कि इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। As you may know, Gandhiji, aged 46, arrived in India in 1950 from South अफ्रीका, कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में हम कहें कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दैन having led Indians in that country in non-violent marches against restrictions, he has already a respected leader known internationally, कि वे वहाँ से हम कहें कि वे वहाँ पर नक्सल भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, जहाँ पे वो रह रहे थे यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका जो हम कहें कि आदर भी करते थे। His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians: Hindus, Muslims, Parsis and Christians, Gujaratis, Tamils and North Indians, and upper classes merchant, lawyers एंड वर्कर्स, कि हम कहें कि दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, गुजराती हैं, तमिल हैं, उत्तर भारतीय हैं, उच्च वर्गीय व्यापारी हैं, वकील हैं और मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका भी मिल चुका था, यानी वो हर तरह के लोगों से अब तक अपने लाइफ में मिल चुके थे। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया traveling throughout the country, understanding the people, their needs and overall situation. महात्मा गांधी ने हम कहें कि पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे वहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। His earliest interactions were in a local movement in the Champaran, Kheda and Ahmedabad, where he came into contact with Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel. In Ahmedabad, he led a successful mill workers' strike in 1918. Let's now focus in some detail on the movements organized between 1919 and 1922, कि हम कहें उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका जो है हम कहें कि राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से भी परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उनको देखते हैं कि द रॉलेट सत्याग्रह जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है रॉलेट सत्याग्रह। So in 1919, Gandhiji gave a call for सत्याग्रह against the Rowlatt Act that the British had just passed, कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट जो था, कानून था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। The act curbed fundamental rights such as freedom of expression and strengthened police power. यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है, जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना and other felt that the government had no right to restrict people's basic फ्रीडम्स। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एट devilish and the tyrannically. Gandhiji asked the Indian people to observe
6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत भी कहा और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें भी हम कहें कि की जाएं। दैट humiliation and prayers and हड़ताल strike सत्याग्रह सभास were set up to launch the movements। यानी इस आंदोलन को हम कहें कि एक बड़े पैमाने पर ले जाया गया। The Rowlatt Satyagrah turned out to be the first all-Indian struggle against the British government, although it was a largely restricted to cities। कि हम कहें कि आंदोलन शुरू होने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। Then in April 1919 there were a number of demonstrations and hartals in the country and the government used brutal measures to suppress them। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया, यानी पुलिस ने जो है पूरी तरह से कोशिश की कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए। द जलियांवाला बाग artifices inflicted by General Dyer in Amritsar on the Baisakhi Day 13 April were a part of this repression। On learning about the marches, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing the knighthood। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। यानी इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि जो भी लोग इनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबा दिया जाए। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की जो है उपाधि वापस लौटा दी थी, जो कि अंग्रेज़ों ने उनको दी थी। During the Rowlatt Satyagrah, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the first fight against the British rule। रॉल्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims and those of other religions। He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय से भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी हम कहें कि हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी, या हम कहें कि उनकी गहरी इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे के समर्थन करें, यानी हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो हमेशा एक रहें। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट आता है खिलाफत एगिटेशंस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। द खिलाफत इशू वॉज वन सच कॉज इन 1920s। In such cause, in 1920s, the British imposed a harsh austerity on the Turkish Sultan और खलीफा। कि खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था, जिस तरह से हमने ऊपर रॉलेट सत्याग्रह की बात की उस तरह से। तो 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा, जिनका नाम था, पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। टेरिटी का मतलब संधि लगा देना, उनके ऊपर एक हम कहें कि एक एग्रीमेंट जो है उनके ऊपर लगा देना। देन people were furious about this as they had been about the जलियांवाला बाग मार्चेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। ऑल्सो इंडियन Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire। कि भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना
चाहिए, यानी वो चाहते थे कि उनके लीडर्स वही रहें। द लीडर्स ऑफ द खलीफत एग्रीगेशंस मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैश्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala massacres, the Khalifat wrong and the demand स्वराज। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस के हम कहें से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जो कि जलियांवाला कांड का जो हत्याकांड हुआ था, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। The non-cooperation movement again momentum through 1921 to 22। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। Thousands of students left government controlled schools and colleges, कि हम कहें हज़ारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। Then many lawyers such as मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, हम कहें कि राजगोपालचारी एंड अशरफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, कि मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, राजगोपालचारी और अशरफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने भी वकालत छोड़ दी थी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर बायकॉट्स। अंग्रेज़ों द्वारा दी गई जितनी भी उपाधियां जो कि उन्होंने भारतीयों को दी हुई थी, उन्होंने उनको वापस लौटा दिया और विधानमंडलों का भी बहिष्कार कर दिया गया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920s एंड 22। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी जो हम कहें कि वो गिरावट आ गई। बट ऑल दिस वॉज मेयरली द टिप of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश में ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे, यानी लोग जो है वो हम कहें कि ओवरऑल ये जान चुके थे कि ब्रिटिशर्स को अब यहाँ से हटाना है और उसके लिए जो है उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उनकी जो ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थी वो अब इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती जा रही थी, जिसको कि इंडियंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू बी स्टार्टेड दैट द पीपल इनिशिएटिव्स, कि लोगों की पहलकदमी क्या थी, लोग क्या मानते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड अवर प्रीवियस वीडियो एज वेल एज दिस वीडियो। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर दैट्स नेम इज द मेकिंग of the national movement 1870s and 1947. Now thank you for watching this video.